महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन शुक्रवार को हिंसक हो गया। इस आंदोलन में 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए। वहीं शनिवार दोपहर तक 360 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। इसको लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शरद पवार ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और विधायक राजेश टोपे ने मुझे घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजेश टोपे ने मुझसे तुरंत यहां आने का अनुरोध किया। यह घटना बहुत गंभीर है। वहीं शरद पवार ने आगे कहा, अगर प्रभावित लोगों को सांत्वना नहीं दी गई या इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आशंका जताई जा सकती है कि यह घटना पूरे महाराष्ट्र में फैल सकती है। इसलिए जयंत पाटिल और मैंने तुरंत यहां आकर लोगों से मिलने का फैसला किया। हत्या के अपराध में यूपी से भागे 3 भगोड़े अपराधी चढ़े काशी मीरा पुलिस के हत्थे। हत्या के अपराध में फरार चल रहे 50-50 हजार रुपए के 3 इनामी अपराधियों को काशी मीरा क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के अधिकारियों ने यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर काशी मीरा के ठाकुर मॉल परिसर से जाल बिछाकर गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। वर्ष 2019 में मारे गए अवधेश यादव कांड के चश्मदीद गवाह दुलारे यादव को थाना मेहर नगर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य में हत्या के बाद अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2023 में इन गिरफ्तार आरोपियों ने हत्या के मामले के मुख्य गवाह का अपहरण कर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। उसी मामले में पुलिस ने धारा 302, 364, 201, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा अभियुक्तों की सूचना और गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जब यूपी एसटीएफ की टीम को आरोपियों के मुंबई में होने की जानकारी मिली तो वे लोग एक बड़े दल बल के साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद काशी मीरा क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के अधिकारियों ने यूपी एसटीएफ को पूरा सहयोग किया और हत्या के भगोड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर यूपी एसटीएफ के अधिकारियों को सौंप दिया। सर आपका नाम बताइए। अमित श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर एसटीएफ यूपी एसटीएफ। सर आप काशी मीरा से 3 आरोपियों को आपने अरेस्ट किया है, क्या पूरा मामला था और किस तरह के अपराध में संलिप्त थे लोग? ये मर्डर के आरोपी हैं। 2023 में एक मर्डर हुआ था, उसमें ये तीनों जो है वांटेड थे। कोर्ट के द्वारा इनके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू जारी था और यूपी के तरफ से जो है 50,000 का तीनों पे रिवार्ड घोषित था। उनकी अरेस्टिंग आज यहाँ हम लोगों ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से जो है किया। सर इन तीनों अपराधियों ने किस तरह के अपराध को अंजाम दिया? अभी तक पहले भी कुछ इनके पूरा आपराधिक मामले दर्ज है? वर्ष 2001 से ही इनके फैमिली का कुछ डिस्प्यूट ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ से मर्डर हुए हैं। पहले मार्कंडे यादव का 2001 में मर्डर होता है, जिसमें ये जो रामविलास वगैरह है ये करते हैं। उसके बाद इनके लड़के जब होते हैं तो 2019 में फिर एक मर्डर करते थे हैं इधर के तरफ से। उसका जो मुख्य गवाह होता है दुलारे, उसको ये लोग 2023 में फिर मर्डर करते हैं। उसमें ये आरोपी थे, उसकी अरेस्टिंग हुई है आज। जिस तरह से यूपी पुलिस जो अपराधियों के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ी और उनका सफाया करे, क्या बोलेंगे? अब यूपी में कहीं ना कहीं कानून का राज वापस स्थापित हो रहा है? निश्चित तौर पर सर यूपी एटीएस की टीम आई थी, आप लोगों ने यूनिट 1 में उनको 3 आरोपी गिरफ्तार करके दिए। किस मामले के आरोपी थे और ये कहां से गिरफ्तार हुए? वाराणसी एसटीएफ यूपी उनकी एक टीम पीआई अमित श्रीवास्तव जो उस टीम को लीड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे आई थी। उनके यहाँ पे खून और अपहरण का एक गुना दाखिल हुआ था। उसके हिसाब से वो उस गुने के आरोपी को पकड़ने के लिए वो आए थे। वो गुने का ऐसा है कि 2001 में एक खून हुआ था, उसमें जो आरोपी था उसके छूटने के बाद जो उस गुने में मृतक था उसके परिवारजनों ने उस गुने के आरोपी को मार दिया था। और फिर अब उस गुने में जो साक्षीदार था 2019 को जो मर्डर हुआ उसमें जो साक्षीदार था उसका इन लोगों ने फिर खून कर दिया था। ये खून दाखिल हुआ था मेहर नगर पुलिस थाने में 2023 में। तो उसकी तहकीकात कर रहे थे। उसमें से जो 4 आरोपी थे वो तब से फरार थे। तो जो सीजीएम कोर्ट है आजमगढ़ का, उन्होंने भी उनको फरार घोषित कर दिया था। नॉन बेलेबल वारंट था उनके ऊपर। और जो माननीय पुलिस महानिरीक्षक साहब है आजमगढ़ के, उन्होंने भी उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। तो उसके मद्देनजर यूपी एसटीएफ की टीम जब हमारे यहाँ पे आई तो हमारे यूनिट 1 के मदद से और उनकी तरफ से जो हमें जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस करके उन तीनों आरोपियों का वेयर अबाउट ढूंढ के निकाला और उसके हिसाब से उनको
काशीमीरा पुलिस स्टेशन के एरिया से उनको उठाया गया है और आगे का उनका वारंट और ये सब कोर्ट के सामने पेश करके उनको यूपी एसटीएफ टीम के हाथ में दे दिया है। इस तरह से अत्यंत गंभीर जो खून का मामला था उसमें से तीन आरोपी यहाँ पे पकड़े गए हैं और उनको अभी यूपी पुलिस के हाथ में दिया गया है। सर ये आरोपी यहाँ पे क्या करते थे, किस व्यवसाय से जुड़े थे और किस तरह से अपने को छुपा रहे थे? ये आरोपी बहुत दिनों से मुंबई में ही रहता है। ये जो गुनाह उन्होंने किया है वो उसके पहले भी वो मुंबई में रहते थे, उसके बाद वहां पे जाकर उन्होंने वो गुनाह किया है और यहाँ पे वो काश्मीरा में आइसक्रीम का गोला बेचना है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, ऐसे कुछ भी जो काम हाथ आएगा वैसे काम करते थे यहाँ पे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब कांदीवली के मिथिला हनुमान मंदिर में आदित्य L1 सूर्ययान की सफलता के लिए होम हवन किया जा रहा है। आदित्य L1 सूर्ययान के लिए यह घरेलू हवन 1.25 घंटे तक चलेगा। यह होम हवन भाजपा के पूर्व पार्षद कमलेश यादव खुद कर रहे हैं। इस मिशन की सफलता और मानव जीवन के कल्याण के लिए होम हवन किया जा रहा है। पूजा किया जा रहा है। ये वैदिक मंत्र द्वारा उच्चारण वाला पूजा हवन हो रहा है। ये वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा पूजा हो रहा है, जिसमें हवन हो रहा है। सर्वे आवाहित देवी देवता का आवाहित करके हम हवन पाठ कर रहे हैं। इसके लिए इसलिए कर रहे हैं कि सूर्य जो मिशन है हमारा तो सफल लैंडिंग हो। यही प्रभु से निखिलेश्वर सरकार से कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। ये इसीलिए इस मंत्र उच्चारण मंत्र की बात की जाए तो कौन कौन देवी देवताओं का मंत्र किया जा रहा है? जैसे सूर्य आदि नवग्रह हुआ, गणपति जी हुए और आदि आदि सोटस मातृका नवग्रह, सचित राम लक्ष्मणा, वीर हनुमान, महावीर जो है संकट मोचन हनुमान, उनका उच्चारण सफल और हवन किया जाए। आज शनिवार का दिन भी है, दिन भी अच्छा है। इस प्रकार से आज लॉन्चिंग भी की जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु के चरणों में यही कामना है कि हमारा जो मिशन है वो सफल लैंडिंग हो जाए, यही प्रार्थना है, कामना है। मेरा नाम हुआ पंडित गोपाल जी ठाकुर। देखिए, वैदिक रीति से, वैदिक हमारी जो सभ्यता है उसके हिसाब से हम यहाँ होम हवन का हम लोगों ने आयोजन किया है। तो कांदीवली के मिथिला हनुमान मंदिर में जो L1 आदित्य सूर्ययान मिशन है वह सफल हो। हमारे वैज्ञानिकों के मन में जो संकल्पना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो संकल्पना है वह पूर्ण हो। आने वाले दिनों में यह जो मिशन है इससे मिली हुई जानकारी आम लोगों के जीवन में या जीवन को सुधारने के लिए जो कुछ भी वैज्ञानिकों के मन में संकल्पना हो, जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो वह उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इस संकल्पना के साथ हम सभी लोगों ने मिथिला हनुमान मंदिर में होम हवन का आयोजन दादा भाई के नेतृत्व में किया है। शनिवार भी है, का दिन भी है, यज्ञ भी किया जा रहा है। आज कहीं न कहीं यह पूरा हो। देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 सफल करके दिखाया है। ऐसे ही सूर्ययान या आदित्य L1 भी सफल होगा, ऐसी हम सभी का मानना है। इसीलिए वह सफल हो। जितने हमारे देवी देवता हैं उनके चरणों में आज शनिवार हनुमान जी का दिन है, यहाँ मिथिला हनुमान मंदिर में बैठ करके हम सब लोग हवन कर रहे हैं। पत्नी की गोली मारकर की गई हत्या। पत्नी की हत्या करने के बाद पति की भी हार्ट अटैक से हुई मौत। मुंबई से सटे ठाणे शहर के कलवा इलाके के कुम्हार गली परिसर की है ये सनसनीखेज वारदात। मौके पर पहुंचे पुलिस का बयान जांच के बाद ही वारदात के पीछे की वजह बता पाएंगे। 1 सितंबर की देर रात 10:15 बजे के करीब मुंबई से सटे ठाणे शहर के कलवा इलाके के कुम्हारी गली परिसर के यशवंत निवास में अचानक गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी।
पुलिस से प्राप्त जानकारी मुताबिक यशवंत निवास ये बनवास दिलीप साल्वी नामक शख्स का है और कल देर रात जैसे ही दिलीप साल्वी के घर से गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी, आसपास के रहने वाले लोग और रिश्तेदार सीधे साल्वी के घर की ओर भागे और लोग जब साल्वी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दिलीप साल्वी और उनकी पत्नी प्रमिला साल्वी दोनों ही मृत पड़े हुए हैं। पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा था। इस वारदात को खबर लगते ही स्थानीय पुलिस को टीम मौकाए वारदात की जगह पहुंची और इस वारदात को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। पंचनामा करने के बाद मृतक साल्वी और उनकी पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए कलवा अस्पताल में भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस को टीम के साथ डीसीपी गणेश गावड़े भी वारदात की जगह पहुंचे। वारदात की जगह का मुआयना करने के बाद डीसीपी गणेश गावड़े ने बयान देते हुए कहा कि इस वारदात के पीछे की असली वजह क्या है और दोनों की मौत की असली वजह क्या है, किसने किस पर गोली चलाई, ये हत्या है या आत्महत्या। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं। वारदात को लेकर पुलिस ने और कोई भी बयान देने से बचती नजर आई। पुलिस ने कहा है इस वारदात को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। दोनों मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस वारदात को लेकर जांच की आगे की दिशा तय की जाएगी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पति दिलीप साल्वी ने ही पहले अपनी पत्नी प्रमिला पर 2 राउंड फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके कुछ ही पल में दीपक साल्वी को भी हार्ट अटैक का झटका आया और उसकी भी मौत हो गई। दिलीप साल्वी के परिवार में एक लड़का और एक लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है मृतक दिलीप साल्वी ने एनसीपी के पूर्व नगर सेवक मिलिंद साल्वी के भाई थे और पूर्व नगर सेविका अर्पणा साल्वी के देवर थे। पुलिस स्टेशन कलवा के कुंभार गली में घर के हॉल में पति और पत्नी की डेड बॉडी मिली है। पति की उम्र 57 साल है, पत्नी की उम्र 52 साल है। दोनों की डेड बॉडी हॉल में मिली। वो डेड बॉडी के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस स्टेशन की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको स्पॉट पर बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वो कुछ वहाँ के सैंपल्स जब्त किए और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस स्टेशन कलवा शिवाजी हॉस्पिटल कलवा यहाँ पर भेज दी है। और सर कलवा हॉस्पिटल में बॉडी गई है, कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? इसके बारे में डॉक्टर डिसाइड करेंगे, बट जनरली होपफुली कल सुबह उसमें पोस्टमार्टम है। सर क्या लगता है किस वजह से हुआ है घटना, क्योंकि लोगों में जो है असंतोष का वातावरण दिख रहा है, घबराहट जिस तरीके से लग रही है? इसके बारे में रिलेटिव्स, उनका लड़का है, उनको बाकी रिलेटिव्स को पूछताछ शुरू है। ठीक है, थँक यू। पोलीस स्टेशन कळवा हद्दीमध्ये राहत्या घरामध्ये 57 वर्षीय पती आणि त्यांची 52 वर्षीय पत्नी या दोघांचे मृतदेह घरामध्ये मिळून आले। पत्नी रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये पडलेली होती। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनची टीम या ठिकाणी पोलीस स्टेशन कळव्याची टीम घटनास्थळी व्हिजिट केली। फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीचे तज्ज्ञ आणि क्राईम ब्रांचच्या फॉरेन्सिक मधील तज्ज्ञ हे येऊन पोलिसांसमक्ष पुढील पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। यासोबतच दोनही डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमसाठी हॉस्पिटलमध्ये रवाना केलेल्या आहेत। एकंदर किती गोळ्या झाडण्यात आल्या, स्वतः कशा प्रकारे तो मृत झाला? बॉडी रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये होती। बॉडी इन्क्वेस्टसाठी आणि पीएमसाठी हॉस्पिटलला पाठवलेली आहे। त्या ठिकाणी इन्क्वेस्ट आणि पीएम झाल्यानंतर आपण याबाबत निश्चितपणे सांगू शकतो। कारण काय स्पष्ट झालं आहे कौटुंबिक वादामुळे? त्याबाबतचा तपास सुरू आहे। त्यांच्या नातेवाईकांना आणि संबंधितांना विचारपूस सुरू आहे। साधारण पोस्टमॉर्टम कधीपर्यंत संबंधित हे डॉक्टर्सशी विचारून ठरवलं जाईल। जनरली सूर्यप्रकाशामध्ये म्हणजे दिवसा होण्याची शक्यता अधिक आहे। उद्या सकाळी बहुधा पोस्टमॉर्टम होईल। सध्या मृत्यूची नोंद कशा प्रकारे करणार? आता ते गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। तक्रार घेत आहोत, तक्रारीप्रमाणे आम्ही कारवाई करत आहोत। सर क्या घटना